Today we are going to discuss about sequences in metric. ठीक है, हम लोगों ने मीट्रिक टोपोलॉजी में जो पीछे लेक्चर्स पढ़े हैं, आज हमारे लेक्चर में सीक्वेंस लेमा के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सीक्वेंस लेमा के बारे में डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा जस्ट रिव्यू ले लेते हैं कि व्हाट इज़ अ सीक्वेंस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ये सब हमने पिछले लेक्चर्स में ऑलरेडी स्टडी कर रखा है। जस्ट लेट अस टेक अ क्विक रिव्यू। Sequence. What is a sequence? It is basically a function only whose domain is always a set of natural numbers. Sequence is always a function whose domain is always a set of natural numbers. ठीक है, और हम लोग यहाँ पर टोपोलॉजिकल स्पेसेस में है तो यू हैव टू टेक अ नॉन एम्प्टी सेट और उसके ऊपर एक मीट्रिक डिफाइन होना चाहिए। अगर हम जनरल डेफिनेशन डिफाइन करते हैं तो इट इज़ अ फंक्शन हुज डोमेन इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर्स विल बी कॉल्ड एज अ सीक्वेंस। ठीक है, नोटेशन रहेगा बच्चे इसका एक्स एन फॉर एन बिलोंगिंग टू कैपिटल एन। ठीक है, और यू कैन राइट इट इज एक्स ऑफ एन, एक ही बात हो गई है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस का क्या मतलब है कि तुम्हारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट दिया हुआ है जिसके ऊपर कोई मीट्रिक स्पेस डिफाइन करी गई है, तो अ सीक्वेंस एक्स एन इन अ सबसेट ए ऑफ एक्स इज कॉल्ड अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस if every neighborhood u of x contains a point of a other than x। बेसिकली मतलब क्या कहते हैं हम लोग कि अगर तुम्हारा ये जो सीक्वेंस xn है ये किसी एक पॉइंट x पर बच्चे कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये तुम्हारा सबसेट a था, इसमें सीक्वेंस के पॉइंट्स पड़े हैं। ये सीक्वेंस के पॉइंट्स अगर किसी x को कन्वर्ज कर रहे हैं तो उस x का जो नेबरहुड है, उस x का जो छोटे से छोटा नेबरहुड है वो a का कोई ना कोई पॉइंट कंटेन करना चाहिए। मतलब अगर वो x यहाँ भी पड़ा है तो उसका एक नेबरहुड ये भी होगा, पर ये वाला जो हिस्सा है वो a का पॉइंट कंटेन कर रहा है, मतलब उनका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि बेसिकली तुम ये भी बोल सकते हो कि जो x है वो a का क्लोजर पॉइंट भी बन रहा है। ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ योर कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अब इसी के साथ हम लोग, और यहाँ पर ये जो x होता है बच्चे, इसको हम ऑब्वियसली लिमिट ऑफ द सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग अपनी पहली थ्योरम इसमें करेंगे जिसका नाम है सीक्वेंस लेमा। जिसका नाम क्या है? सीक्वेंस लेमा। तो सीक्वेंस लेमा में बेसिकली हम लोग सीक्वेंसेस का और अपने क्लोजर पॉइंट का क्या करेंगे, लिंक बनाएंगे। ठीक है, क्या इसका स्टेटमेंट है? लेट एक्स बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, let x be a topological space and a be a subset of x and a be a subset of x. If there is a sequence of points, if there is a sequence of points converging to x, if there is a sequence of points of a बोल दो बच्चे, converging to x, then x belongs to a closure, then x belongs to a closure. Further, converse is true if x is metrizable, if x is metrizable। अब देखो मैंने आपको यहाँ पर क्या बोला है कि जब हमने स्टेटमेंट डेफिनेशन पढ़ा था कि तुम्हारे पास अगर वो लिमिट पॉइंट बनता है तो वो क्लोजर पॉइंट अपने आप बन जाएगा। तो कन्वर्स में हम लोगों ने ये बोलना है कि अगर तुम्हारे पास वो क्लोजर पॉइंट पड़ा है तो उसमें तुमने एक सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स निकाल कर दिखाने हैं जो उसी एक्स को कन्वर्ज करेंगे। क्लोजर पॉइंट से हम लिमिट पॉइंट तक पहुंचते नहीं है ना, पर वो कहता है कि अगर तुम्हारा एक्स मिट्राइजेबल है, मतलब उसके ऊपर तुम कोई मीट्रिक को डिफाइन कर सकते हो, तो तुम्हारा क्लोजर पॉइंट बिकम्स योर लिमिट पॉइंट। ये चीज़ हमने यहाँ पर क्या करनी है बच्चे, प्रूव करनी है। ठीक है, तो हम लोग इसका प्रूफ शुरू करते हैं। सबसे पहले तो गिवन में लेट एक्स बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस, प्रॉपरली आपने सब कुछ स्टेटमेंट को मेंशन करना है, लिखना है। गिवन क्या है? एंड ए बी ए सबसेट ऑफ एक्स। ठीक है, अब हमने एक सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स चूज करने हैं। लेट सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स एक्स एन बिलोंग्स टू ए। ठीक है, सच दैट ये जो सीक्वेंस है ये तुम्हारी किसको कन्वर्ज कर रही है? एक्स को। ये तुम्हारी किसको कन्वर्ज कर रही है? एक्स को। और तुमने क्या प्रूफ करना है कि जो x है वो ए क्लोजर को क्या करेगा बच्चे? बिलोंग करेगा। मतलब इस x का अगर तुम कोई नेबरहुड लोगे वो a के साथ नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन देगा। ये बच्चे हमने अपनी डेफिनेशन में क्लियरली लिखा है। अब अगर तुम बोलो कि हम डेफिनेशन से कैसे एक तरह से पहुंचे, हमने क्या क्या उसमें एक स्टेप्स लिए थे,
तो तुम उसमें ये इलेबोरेशन दे सकते हो, डेफिनेशन लगा दो कि सिंस एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स एंड इफ u is some neighborhood of x, and if u is some neighborhood of x, then there exists m belonging to n such that, then there exists m belonging to n such that for all n greater than equal to m, xn belongs to u. For all n greater than equal to m, xn belongs to u. ठीक है ना, हम लोग कन्वर्जिंग में ये बोलते हैं ना कि एक्स एन एक्स को कन्वर्ज कर रहा है, तो एक्स एन एक्स के नज़दीक जा रहा है हर एक उस स्टेज के बाद जो हमने अचीव करी है। तो मैंने यहाँ पर उसको नेबरहुड्स के टर्म में जब लिखा तो मैंने बोला कि अगर इस एक्स का कोई नेबरहुड है तो जितने भी तुम्हारे सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स हैं एक स्टेज के बाद उस नेबरहुड में इकट्ठे हो जाएंगे। दिस इज द सबसेट ए एंड दिस इज द सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स एक्स एन, जो कि बेसिकली बच्चे तुम्हारी किसको कन्वर्ज करेगी, एक पॉइंट एक्स को। तो अगर ये यू नेबरहुड है तो वो कहता है कि एक स्टेज ऐसी आएगी, जैसे सपोज करो ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है एंड सो ऑन, तो एक m स्टेज ऐसी आएगी जिसके बाद सीक्वेंस के सारे एलिमेंट मतलब xm+1 xm+2 सारे के सारे कहाँ पड़े हैं, उसके नेबरहुड में, सारे के सारे कहाँ पड़े हैं, उसके नेबरहुड में। और ये जो xn वाले पॉइंट्स थे मैंने कहाँ से लिए थे, a में से, मतलब मेरे नेबरहुड में, x के नेबरहुड में ऐसे a के पॉइंट्स जा रहे हैं, तो u इंटरसेक्शन a इज नॉन एम्प्टी। ठीक है, दिस इम्प्लाइज every neighborhood of x contains xn, that is points of a, which implies u intersection a is non-empty. U intersection a is not equal to 5 for every neighborhood u of x, and this definition implies that x belongs to a closure. ये बच्चे मैंने जो definition लिखा था उसका एक तरह से elaboration भी हो गया। ठीक है, okay, now conversely, ये आपको समझाने के लिए था, आप डायरेक्टली भी लिखना चाहते हो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि अगर एक्स एन एक्स को कन्वर्ज कर रहा है, नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा जो उसके साथ नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन देगा, दैट इज कंप्लीटली ऑन यू। ओके, नाउ कन्वर्सली, लेट एक्स बी मेट्राइजेबल, let x be metrizable, a is a subset of x and x belongs to a closure। हमने क्या प्रूव करना है कि there exists a sequence of points of a that converges to x। There exists a sequence of points of a that converges to x। ये हमने बच्चे क्या करना है, क्लेम करना है। ठीक है, ओके। अब हमारे पास अगर x a क्लोजर को बिलोंग कर रहा है, अब हमें जो गिवन है हम उसी से स्टार्ट करेंगे। सिंस x बिलोंग्स टू a क्लोजर, अगर x a क्लोजर को बिलोंग कर रहा है तो x का हर नेबरहुड एटलीस्ट 1 पॉइंट ऑफ a जरूर लेगा। ठीक है, देयरफॉर एवरी नेबरहुड ऑफ x, एवरी ये क्लोजर पॉइंट की डेफिनेशन लग गई बच्चे, every neighborhood of x contains at least 1 point of a, contains at least 1 point of a। और हम अपने मीट्रिक स्पेसेस में नेबरहुड्स को ओपन बॉल की तरह डिनोट करते हैं। तो लेट अस टेक अ नेबरहुड x ऑफ एन ओपन बॉल। ठीक है, एज एन ओपन बॉल, सॉरी। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं दिस इम्प्लाइज फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर, for each positive integer n, bd x comma 1 upon n contains a point say xn of a। तो हमारा ये जो bd x 1 upon n है ये हमारे x का नेबरहुड हो गया और ये a का कोई ना कोई पॉइंट जरूर कंटेन करेगा। ठीक है, और हमने यही प्रूव करना है कि जो हमने xn यहाँ पर क्या करा है, निकाला है, वो x को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा।
ठीक है, तो जितने भी तुमने एन लिए हैं उसके लिए जितने भी एक्स एन हैं वो हमारे ए को बिलोंग करेंगे, मतलब वी आर गेटिंग अ सीक्वेंस एक्स एन इन ए। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू एन एक्स एन बिलोंग्स टू ए, for all n belonging to n xn belongs to a, that is we have a sequence of points xn in a। अब हम यहाँ पर ये क्लेम करेंगे कि ये जो xn है ये हमारा x को क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, ये xn x को क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है बच्चे, ओके। तो अब इसके लिए हमें क्या प्रूव करना होगा कि xn अगर x को कन्वर्ज कर रहा है, मतलब xn का डिस्टेंस x के साथ बहुत कम है। हमें क्या प्रूव करना है कि xn का डिस्टेंस x के साथ बहुत कम है। बेसिक डेफिनेशन हमने प्रूव करनी है। इस स्टेप को अचीव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना होगा कि जो xn वाला एलिमेंट है वो एक ऐसी बॉल को बिलोंग कर रहा है जिसका सेंटर x और रेडियस एप्सिलॉन है। मतलब I have to create this ball bx epsilon obviously under the metric d। पर मेरे पास बॉल ऑलरेडी कौन सी पड़ी है, bdx 1/n, bdx 1/n, मतलब ये 1/n का और एप्सिलॉन का हमें यहाँ पर एक रिलेशन बनाकर दिखाना होगा। हमें 1/n का और हमारे एप्सिलॉन का रिलेशन बनाकर दिखाना होगा। अब सीक्वेंस है बच्चे, है ना, सीक्वेंस है, तो उसमें वो बोलता है कि तुम एक n को चूज कैपिटल N sufficiently large such that 1/n is less than epsilon। क्योंकि एक स्टेज के बाद ही तुम ये वाली डेफिनेशन लगाओगे ना, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, तुम्हें कोई ना कोई स्टेज ऐसी सफिशिएंटली लार्ज स्टेज तो कोई ना कोई बनानी ही होगी। तो हमने एक स्टेज अपनी तरफ से एक बार बना ली कि 1/N एक ऐसी स्टेज है जो हमारा एप्सिलॉन से क्या क्या है, कम है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि अगर 1/n एप्सिलॉन से कम है तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारी 1/n के कॉरस्पॉन्डिंग जो बॉल होगी वो एप्सिलॉन वाली बॉल में क्या करेगी, कंटेन होगी। वो हमारी एप्सिलॉन वाली बॉल में क्या होगी, कंटेन करेगी। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं इसको चूज, देन फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल N 1/n विल बी लेस देन इक्वल टू 1/N, राइट, एंड 1/n इज लेस देन एप्सिलॉन। तो इसका मतलब अगर bdx 1/n वाली कोई बॉल है तो वो ऑब्वियसली bdx 1/N वाली बॉल में कंटेन होगी, और वो फर्दर किस में कंटेन है, bdx एप्सिलॉन में। वो फर्दर किस में कंटेन है, bdx एप्सिलॉन वाली बॉल में। और यहाँ पर ये जो हमारा xn वाला पॉइंट था वो ऑलरेडी bdx 1/n को तो बिलोंग कर ही रहा था। ये किस में कंटेन्ड है, bdx 1/N वाली बॉल में, और ये बॉल फर्दर किस में कंटेन्ड है, bdx एप्सिलॉन में। तो आई नीड ओनली bdx वाली एप्सिलॉन वाली बॉल। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि xn बिलोंग्स टू bdx एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल N। तो दिस इम्प्लाइज डिस्टेंस बिटवीन xn कॉमा x इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल N, दैट इज for epsilon greater than 0 there exists capital N belonging to the set of natural numbers such that distance between xn comma x is less than epsilon for all n greater than equal to capital N, and this result implies this xn converges to x, hence proved। ये बच्चे आपकी थ्योरम प्रूव हो गई। ठीक है, तो यहाँ से हमारा रिजल्ट क्लियर, डन। ठीक है, अब ऐसे ही हम अपनी नेक्स्ट थ्योरम करते हैं जहाँ पर हमने सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स का और उनकी इमेजेस की सीक्वेंस बनाकर रिलेशन बनाना है। ठीक है, तो हमारी थ्योरम क्या है, थ्योरम हमें कहती है लेट f फ्रॉम x टू y बी अ फंक्शन, लेट f फ्रॉम x टू y बी अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूटी की बात करेंगे हम साथ में, कंटिन्यूटी और मिट्राइजेबिलिटी का रिलेशन देखते हैं कैसे बनाते हैं। लेट f from x to y be a continuous function, then for
then for every convergent sequence, xn converging to x in capital X, the sequence f of xn converges to f of x in y. ठीक है, the converse holds if x is metrizable. ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है कि अगर तुम्हें एक कंटिन्यूअस फंक्शन दिया हुआ है तो वो मैप करता है कन्वर्जेंट सीक्वेंस को कन्वर्जेंट सीक्वेंस पे। ठीक है, ये तुम्हारे पास बच्चे x टू y क्या दिया हुआ है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन f फ्रॉम x टू y एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो अगर तुम्हारे पास एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस पड़ी है तो वो मैप होगी कहाँ पर, एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस पर ही। ठीक है, ये xn f ऑफ xn पे मैप होगा, x f ऑफ x पे मैप होगा। तो अगर सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स x पे कन्वर्ज कर रहे हैं तो उनकी इमेजेस का सीक्वेंस भी f ऑफ x पे क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। तो कंटिन्यूअस फंक्शन मैप्स अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस टू अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ब्रिंग्स आउट अ कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस। कन्वर्स ट्रू का मतलब क्या है, कन्वर्स ट्रू होने का क्या मतलब हो गया कि अगर तुम्हारे पास स्पेस मिट्राइजेबल है और तुम्हारी कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस पर ही मैप हो रही है तो तुम्हारा फंक्शन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस। ठीक है, तो हम लोग पहले एक साइड का रिजल्ट प्रूव करते हैं। तो लेट f फ्रॉम x टू y बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन such that sequence xn converges to x in capital X. To prove sequence f of xn converges to f of x in y, obviously in कोडोमेन। ठीक है, तो बच्चे अब देखो कंटिन्यूटी की जब बात आ गई तो कंटिन्यूटी में तो सबसे पहले तो डेफिनेशन ये लगनी है कि कोडोमेन में अगर कोई ओपन सेट पड़ा है तो उसका इनवर्स इमेज डोमेन में ओपन होगा ही होगा। तो वो चीज़ तो तुमने लेनी ही लेनी है। ठीक है, तो लेट अस चूज अ नेबरहुड इन, यहां पर आ गया ना, देखो ये है, अगर f ऑफ xn को f ऑफ x को कन्वर्ज करना है तो डेफिनेशन क्या बोलती है कि ये एक सीक्वेंस है f ऑफ xn की, इसको अगर f ऑफ x को कन्वर्ज करना है, ठीक है, यहाँ पर f ऑफ x है, तो f ऑफ x का जो नेबरहुड है बच्चे उसमें तुम्हारे f ऑफ xn वाले पॉइंट्स लाई करने चाहिए। हम ऐसे ही बोलते हैं ना कि अगर तुम्हारे पास f ऑफ xn ने f ऑफ x को कन्वर्ज करा तो f ऑफ x का एक नेबरहुड लो, उस नेबरहुड को सीक्वेंस के पॉइंट्स बिलोंग करने चाहिए। तो हमने सबसे पहले v नेबरहुड चूज कर लिया f ऑफ x का। लेट v बी द नेबरहुड ऑफ f ऑफ x in y। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, देन v इज ओपन इन y, ये तो ऑब्वियस सी बात हो गई। ठीक है, कंटेनिंग f ऑफ x, v is open in y containing f of x. This will imply f inverse v is open in x. f inverse v is open in x. तो f inverse v इसका नेबरहुड कौन है, v, और इसका इनवर्स इमेज कौन आएगा, f inverse v। तो बच्चे अगर इसकी इनवर्स इमेज v की इनवर्स इमेज f inverse v है तो उसमें x ऑब्वियसली पड़ा होगा ना, क्योंकि f inverse v में वो वाले एलिमेंट जाएंगे, f इनवर्स v में वो वाले एलिमेंट जाएंगे जिसकी इमेज v को बिलोंग करती है। तो f इनवर्स v में ऑलरेडी x पड़ा है, ये एक रिजल्ट हमारे पास पहले ही आ गया। ऑल्सो x बिलोंग्स टू f इनवर्स v। ठीक है, अब f इनवर्स v हमारा x में ओपन हो गया, ठीक है, और x उसको बिलोंग भी कर रहा है। अगर x उसको बिलोंग कर रहा है तो बेसिकली x को कन्वर्ज करने वाली जो सीक्वेंस है वो भी तुम्हारी किसको बिलोंग करेगी, f इनवर्स v को। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, दिस इम्प्लाइज f इनवर्स v इज ओपन इन x
containing x, f inverse v is open in capital X containing x, ठीक है, and sequence xn converges to x and sequence xn converges to x. This implies f inverse v is neighborhood of small x such that xn converges to x. This statement will imply that xn will belong to f inverse v. This statement will imply that xn will belong to f inverse v. या तुम इसको और प्रॉपरली क्या लिख सकते हो, this implies there exists m belonging to capital N such that xn belongs to f inverse v for all n greater than equal to m, for all n greater than equal to m, ठीक है। तो इसका मतलब बच्चे अगर xn जो है वो तुम्हारा f इनवर्स v को बिलोंग कर रहा है तो f ऑफ xn किसको बिलोंग कर गया, v को। f ऑफ xn किसको बिलोंग कर गया, v को। फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, दिस इम्प्लाइज सीक्वेंस f ऑफ xn कन्वर्जेस टू f ऑफ x। यहाँ पर आप लिख सकते हो वेयर v इज नेबरहुड ऑफ f ऑफ x इन y, where v is neighborhood of f of x in y। तो हमारी सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स, इमेजेस ऑफ सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स v को बिलोंग कर गई, तो हमारा सीक्वेंस भी क्या हो गया बच्चे, कन्वर्जेंट, ठीक है। ये हो गया बच्चे हमारा एक साइड का रिजल्ट। नाउ कन्वर्सली में हम लोग लेकर चलेंगे कि लेट x बी मिट्राइजेबल, लेट x बी मिट्राइजेबल, ठीक है, सच दैट xn कन्वर्जेस टू x इन कैपिटल X विल इम्प्लाई कि उनकी इमेजेस वाली सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट है इन y। और हमें प्रूव क्या करना है कि f फ्रॉम x टू y इज कंटिन्यूअस, f फ्रॉम x टू y इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूटी को प्रूव करना है यहाँ पर, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि y में एक ओपन सेट लो और उसकी इनवर्स इमेज को x में ओपन कर दो। पर यहाँ पर क्योंकि कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस की बात करी गई है, तो हम लोग ओपन सेट्स की बजाय हम लोग किसकी बात करेंगे, क्लोजर पॉइंट्स की। हम बोलते हैं ना कि अगर x एंड x को कन्वर्ज कर रहा है तो x का एक नेबरहुड आएगा जो तुम्हारा a के साथ नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन देगा, मतलब x विल बी अ क्लोजर पॉइंट ऑफ a। तो मैं क्लोजर पॉइंट की ही हेल्प से इसको क्या करूंगी, प्रूव करूंगी। तो मैं लिख रही हूं फॉर दिस, तो क्लोजर पॉइंट और कंटिन्यूटी का रिलेशन हमने करा था, वी शैल प्रूव दैट f ऑफ a क्लोजर इज कंटेन्ड इन f ऑफ a का होल क्लोजर, f ऑफ a क्लोजर इज कंटेन्ड इन f ऑफ a का होल क्लोजर फॉर a सबसेट ऑफ x। हमने ये चीज इसमें क्या करके दिखा देनी है, प्रूव करके दिखा देनी है, ठीक है। अब हम लोग अगर हमने सबसेट प्रूव करना है तो f ऑफ a क्लोजर का एलिमेंट लेंगे, a क्लोजर का f ऑफ a क्लोजर का एलिमेंट लेने से पहले हम लोग a क्लोजर से शुरू करते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो लेट x बिलोंग्स टू a क्लोजर, तो इसका मतलब f ऑफ x विल बिलोंग टू f ऑफ a क्लोजर, राइट। f ऑफ x विल बिलोंग टू f ऑफ a क्लोजर, राइट। और हमने अपनी सीक्वेंस लेमा में ये प्रूव करा है कि अगर तुम्हारा स्पेस मिट्राइजेबल है और x a क्लोजर को बिलोंग करता है तो इसका मतलब तुम्हारे पास एक सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स जरूर आएंगे जो कि कन्वर्जेंट होंगे, है ना, जो कि कन्वर्जेंट होंगे। तो f ऑफ x a क्लोजर को बिलोंग कर गया एंड x इज मिट्राइजेबल गिवन x is metrizable given, therefore by sequence lemma there exists a sequence of points xn in A such that xn converges to x, right। अगर ऐसी सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स आ गई जो कन्वर्ज कर रही है, दिस इम्प्लाइज बाय गिवन उनकी इमेजेस भी क्या कर जाएंगी, कन्वर्ज,
f of x n will converge to f of x, राइट, f of x n will converge to f of x। अब हमने क्या देखना था कि जो f of x है ये वाला, अगर f of a क्लोजर को बिलोंग कर रहा है तो ये f of a के होल क्लोजर को भी क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। अगर f of x f of a क्लोजर को बिलोंग कर रहा है तो f of x f of a के होल क्लोजर को भी बिलोंग करेगा। सीक्वेंस लेमा में हमने क्या करा था, सीक्वेंस लेमा में हमने पढ़ा था बच्चे कि अगर कोई सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स आ गया जो कि x को कन्वर्ज करेगा तो वो वाला x a क्लोजर को बिलोंग करता है, राइट। अभी हमने यूज करा इसका कन्वर्स पार्ट कि अगर मिट्राइजेबल है तो एक सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स एग्जिस्ट करेंगे जो कि x को क्या करते हैं, कन्वर्ज, राइट, जो कि x को क्या करते हैं, कन्वर्ज। हमने दोनों ही चीजें इसमें क्या करनी है, यूज करनी है बच्चे। हमने अभी क्या करा कि अगर x मिट्राइजेबल है और x a क्लोजर को बिलोंग कर रहा है तो मैंने सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स की कन्वर्जेंस की एग्जिस्टेंस बता दी। अब इधर आ जाओ, f of x n f of x को कन्वर्ज कर रहा है, f of x n f of x को कन्वर्ज कर रहा है, एंड f of x n किसको बिलोंग करेगा, f of a को। तो अब देखो, अब इसका सीक्वेंस लेमा का सीधा वाला हिस्सा सोचो, अगर कोई सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स है जो कि कन्वर्ज कर रही है तो उसका कन्वर्जिंग पॉइंट उसके सेट के क्लोजर को क्या करता है, बिलोंग। अगर कोई सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स है जो कि कन्वर्जेंट है तो आपका कन्वर्जिंग पॉइंट उसके क्लोजर को बिलोंग करता है। तो मेरी बच्चे f of x n सीक्वेंस है जो f of x को कन्वर्ज कर रही है इन f of a, ठीक है, तो मेरे पास f of x किसको बिलोंग कर जाएगा, f of a के होल क्लोजर को, f of a के होल क्लोजर को। Therefore we have a sequence of points f of x n in f of a such that f of x n converges to f of a, ठीक है। So sorry, f of x n converges to f of x in f of a. So by sequence lemma f of x will belong to f of a का whole closure for all f of x belonging to f of a का closure। तो ये स्टेप प्रूव कर देता है कि f of a closure is a subset of f of a का whole closure। So this step implies that f from x to y is a continuous function। तो बच्चे अगर तुम्हें ये थ्योरम आती है, ठीक है, तो ये थ्योरम के लिए तुमने एक लेमा तो ये प्रूव करना है, ठीक है। दिस विल बी योर लेमा नंबर 1 कि अगर f of a क्लोजर इज कंटेन इन f of a का होल क्लोजर तो तुम्हारा फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। लेमा नंबर 2 इसमें क्या प्रूव होगा, तुम्हारा सीक्वेंस लेमा, ठीक है। ये दो लेमा तुमने इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए यूज करने हैं, फाइन। तो दिस इज अबाउट सीक्वेंस लेमा, दिस इज अबाउट सीक्वेंस लेमा एंड योर कन्वर्जिंग सीक्वेंसेस, एंड योर कन्वर्जिंग सीक्वेंसेस। इसके बाद बच्चे हमारे पास एक टॉपिक रह गया है जिसका नाम है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंसेस एंड यूनिफॉर्म लिमिट थ्योरम, ठीक है। ये छोटा सा टॉपिक है, ये हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसको करेंगे। अच्छा, अब आप ये देखोगे कि जो मिट्राइजेबिलिटी है x की वो बहुत ज़्यादा तो हमने यहाँ पर यूज़ करी ही नहीं, है ना। मिट्राइजेबिलिटी वाले वर्ड को बहुत ज़्यादा हमने यूज़ करा नहीं। हमने एक तरह से सिर्फ क्या करा है, मिट्राइजेबिलिटी के लिए एक काउंटेबल कलेक्शन लिया है, किसका, बॉल्स का। क्या लिया है, एक काउंटेबल कलेक्शन लिया है अपनी बॉल्स का, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली व्हाट इज काउंटेबल बेसिस, व्हाट इज काउंटेबल बेसिस, वो कहता है अ स्पेस x इज कॉल्ड, अ स्पेस x इज said to have a countable basis at the point x, at the point x if there is a
countable space, if there is a countable space un for n belonging to the positive integers or natural numbers of neighborhoods of x, हमारे पास इस x के लिए एक काउंटेबल बेसिस तब एग्जिस्ट करेंगे अगर मेरे पास काउंटेबल कलेक्शन ऑफ नेबरहुड्स है, सच दैट एनी नेबरहुड u of x contains at least one of the sets un, at least one of the sets un. तो उस स्पेस को हम लोग क्या बोलेंगे, काउंटेबल बेसिस, कि तुम्हारे पास एक काउंटेबल स्पेस पड़ी है un, ठीक है, जिसमें तुम्हारे पास एक तरह से क्या है, x के सारे नेबरहुड्स हैं. तो ये तुम्हारे पास x है, इसके ये बहुत सारे नेबरहुड्स पड़े हैं, बहुत सारे नेबरहुड्स हैं, इन सब की मैंने कलेक्शन ले ली. तो वो कहते हैं कि अगर कोई एक नेबरहुड u की तुम बात करो तो वो कोई ना कोई एटलीस्ट एक सेट इसमें से क्या करेगा, कंटेन करेगा. अगर ऐसा हो गया तो तुम्हारी इस स्पेस को हम बोलेंगे काउंटेबल बेसिस, ठीक है. और अगर कोई स्पेस काउंटेबल बेसिस लेती है हर पॉइंट पे तो हम बोलते हैं कि वो अपना फर्स्ट काउंटेबिलिटी एक्साइम सेटिस्फाई कर रही है. फर्स्ट काउंटेबिलिटी एक्साइम, a space x that has countable basis, that has countable basis at each of its points, that has countable basis at each of its points is said to satisfy first countability एक्साइम, फर्स्ट काउंटेबिलिटी एक्साइम. ठीक है बच्चे, ओके, ठीक है. हम लोग यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस वाला टॉपिक करते हैं. व्हाट इज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस? लेट fn फ्रॉम x to y, let fn from x to y be a sequence of functions, be a sequence of functions. Let d be a metric for y, let d be a metric for y. ध्यान रखना किसके लिए metric डिफाइन करा है, y के लिए, ठीक है. then sequence fn, then sequence of functions है बेसिकली ये, then sequence of functions fn converges uniformly, then a sequence fn converges uniformly to function f from x to y if for given epsilon greater than 0 there exists an integer capital N such that distance between fnx and f of x is less than epsilon for all n greater than equal to capital N and for all x belonging to capital X. ठीक है, ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की डेफिनेशन है. यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का क्या मतलब हो गया कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में हमारी जो कन्वर्जेंस है वो नेचुरल नंबर्स पे तो डिपेंड करेगी ही करेगी, साथ ही साथ तुम्हारी स्पेस के पॉइंट्स पे भी डिपेंड करेगी. हमारे पास ये जो फंक्शंस का सीक्वेंस है ये किसी एक फंक्शन को तब कन्वर्ज करेगा जब हमारे पास एक ऐसा स्टेज भी आएगा और वो हर पॉइंट के लिए सेटिस्फाई करेगा. मतलब हमारे पास जो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है वो सिर्फ y की टपोलॉजी पे नहीं, वो उसकी मेट्राइजेबिलिटी पे भी डिपेंड करती है. हमारी कोडोमेन की सिर्फ और सिर्फ हमें टपोलॉजी नहीं चाहिए, हमें उसकी मेट्राइजेबिलिटी की बात भी करनी ही पड़ेगी. दिस इज नोन एज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस. थ्योरम, यूनिफॉर्म लिमिट थ्योरम, लेट अस डू इट. Uniform limit theorem. Let us see what the uniform limit theorem has to say. Let fn from x to y be a sequence of continuous functions.
let fn from x to y be a sequence of continuous functions from topological space x to a metric space y। दोनों वर्ड्स पे फोकस रखना। x क्या है? सिर्फ टोपोलॉजिकल स्पेस, मेट्राइजेबिलिटी सिर्फ y के ऊपर डिफाइंड है, ठीक है। वो कहता है इफ fn कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली, इफ fn converges uniformly to f, then f is continuous। if fn converges uniformly to f, then f is continuous। तुम्हें f के कॉन्टिन्यूटी होने की बात यहाँ पर क्या करनी है? प्रूव करनी है। तुम्हें x टोपोलॉजिकल स्पेस दिया हुआ है, तुम्हें y एक मीट्रिक स्पेस दिया हुआ है, तुम्हें यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की बात कही गई है, तुम्हें अपने f के कंटिन्यू होने की बात प्रूव करनी है, ठीक है। चलो, लेट f फ्रॉम x टू y बी अ फंक्शन, लेट f फ्रॉम x टू y बी अ फंक्शन, ठीक है, सच दैट v इज ओपन इन y। तो मुझे क्या प्रूव करना होगा? टू प्रूव f इनवर्स v इज ओपन इन x, f इनवर्स v इज ओपन इन x। f इनवर्स v को ओपन प्रूफ करने के लिए मुझे क्या प्रूफ करना है? दैट इज फॉर एनी पॉइंट बिलोंगिंग टू f इनवर्स v देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड u ऑफ x नॉट सच दैट f ऑफ u इज अ सबसेट ऑफ v। क्या बोलता है बच्चे? अगर f इनवर्स v को ओपन करना है तो उसका हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए। हम यही बोलते हैं, ये f इनवर्स v है, इसका हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट का मतलब कि उसका नेबरहुड जो है वो पूरी की पूरी तरह f इनवर्स v में जाना चाहिए, राइट। तो मैंने एक नेबरहुड एग्जिस्ट कराना है x नॉट, u का सॉरी x नॉट का नेबरहुड u एग्जिस्ट कराना है। अब f इनवर्स v में वही चीज़ जाती है जिसका इमेज v में पड़ा हो, है ना। तो मुझे इंटीरियर पॉइंट प्रूव करने के लिए आगे का रिलेशन क्या चाहिए कि f ऑफ u v के अंदर पड़ा होना चाहिए, f ऑफ u v के अंदर पड़ा होना चाहिए, ये उसका क्रंच है, ठीक है। तो मुझे ये चीज़ क्या करनी है? प्रूव करनी है। ये आपको सोचना है कि मैंने क्या प्रूव करना है, व्हाट इज द डायरेक्शन दैट आई हैव टू टेक। तो अब सबसे पहले बच्चे हमने क्या करा? लेट y नॉट बी इक्वल टू f ऑफ x नॉट, और ये जो x नॉट पॉइंट है ये हमने किस में लिया? f इनवर्स v में। अगर x नॉट f इनवर्स v में पड़ा है तो f ऑफ x नॉट बेसिकली कोई ना कोई इमेज है, ठीक है। तो मैं वो यहाँ पर ये बोल रहा है कि अगर तुम्हारे पास y नॉट एलिमेंट पड़ा है वो ऑब्वियसली v में जाएगा। अगर वो v में जाएगा तो तुम उसके अराउंड एक बॉल ड्रॉ कर सकते हो जो कि v के अंदर कंटेन्ड हो, ठीक है। ये f ऑफ x नॉट जो पॉइंट है वो v में पड़ा है ना, तो मैं v के अंदर के जो पॉइंट है उसके लिए कोई ना कोई बॉल चूज कर सकती हूँ। देन वी कैन चूज अ बॉल b y नॉट कॉमा एप्सिलॉन सच दैट b y नॉट कॉमा एप्सिलॉन इज अ सबसेट ऑफ v, ठीक है। अब हमारे पास यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस आ जाएगा, ठीक है। सिंस fn converges uniformly, fn converges uniformly to f, therefore choose n such that for n greater than equal to capital N and for all x belonging to capital X, d fn x comma f of x is less than epsilon। this is equation number 2। मैंने सबसे पहले यहाँ पर अपने यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होने की डेफिनेशन को लगा दिया, ठीक है। अब हम लोगों ने डी एफ एन एफ एक्स में से एफ एक्स को बाहर निकालना है ना। क्यों? क्योंकि मेरे को क्या प्रूफ करना है कि मेरा एफ क्या होना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस, है ना। एफ को कॉन्टिन्यूअस प्रूफ करने के लिए मैंने बोला कि जो मेरा एफ ऑफ यू है वो वी में पड़ा होना चाहिए,
तो एफ ऑफ यू का अगर मैं कोई एलिमेंट लेती हूँ तो वो एलिमेंट वी में पहुंचाना है। अब u का, एफ ऑफ यू का अगर कोई एलिमेंट होगा तो वो एफ ऑफ एक्स टाइप का होगा। एफ ऑफ एक्स को v में पहुंचाने का मतलब क्या हुआ कि जो x है वो एफ इनवर्स v में जाना चाहिए, जो x है वो एफ इनवर्स v में जाना चाहिए, मतलब मुझे इस एफ ऑफ एक्स का कोई ना कोई नेबरहुड यहाँ पर क्या करना होगा, चूज करना होगा, राइट। अच्छा, v में जाने के लिए मैंने एक रिलेशन और बना लिया कि v के अंदर एक बॉल पड़ी है बी वाई नॉट एप्सिलॉन। बी वाई नॉट एप्सिलॉन की जगह मैं बी एफ ऑफ एक्स नॉट एप्सिलॉन भी तो लिख सकती हूँ। तो जो मेरा एफ ऑफ एक्स पॉइंट है, अगर वो बी एफ ऑफ एक्स नॉट एप्सिलॉन वाली बॉल में पहुंच गया तो वो v को ऑटोमेटिकली बिलोंग कर जाएगा। अब ये स्टेप कैसे आएगा, ये स्टेप तभी आएगा अगर मैं एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स नॉट का डिस्टेंस एप्सिलॉन से छोटा कर दूंगी। एक्स नॉट क्या था, एक पर्टिकुलर पॉइंट, एक्स नॉट क्या था, एक पर्टिकुलर पॉइंट। तो इस स्टेटमेंट में सारे x के लिए और सारे n के लिए अगर बात हो रही है तो मैं एक पर्टिकुलर n और एक पर्टिकुलर x की बात यहाँ पर कर सकती हूँ। मैं यहाँ पर एक पर्टिकुलर n और पर्टिकुलर x की बात मैं कर सकती हूँ। मुझे वो क्यों सोचना पड़ा, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक पर्टिकुलर पॉइंट के साथ एफ ऑफ एक्स का डिस्टेंस बनाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम कर सकते हैं इन पर्टिकुलर फॉर एक्स नॉट बिलोंगिंग टू कैपिटल एक्स n ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल N डी एफ कैपिटल एन एक्स एफ ऑफ एक्स नॉट, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब बात करते हैं, अब देखो, अब एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स नॉट के बीच में कौन कौन है, एफ एन एक्स भी है, एफ ऑफ कैपिटल एन एक्स भी है, मतलब मुझे एफ ऑफ एन एक्स और एफ ऑफ एन एक्स नॉट के बीच में रिलेशन बनाना होगा। दिस इज फॉर एक्स नॉट इन पर्टिकुलर है, ठीक है। ओके, तो अब हम किसकी बात करेंगे और उसने स्टेटमेंट में क्या बोला है, हमारे पास ये जो एफ एन सीक्वेंस है ये कंटिन्यूअस फंक्शंस की सीक्वेंस है। लेट अस यूज दिस पॉइंट, सिंस f of n is continuous at x naught, this is which is given, ठीक है। therefore for epsilon greater than 0 f of capital N carries open set u, carries open set u which is a neighborhood, which is a neighborhood of x naught to its ball b f n x naught epsilon in y, ठीक है। अगर एफ एन कॉन्टिन्यूअस है सारे x पे तो वो x नॉट पे कॉन्टिन्यूअस होगा, अगर वो x नॉट पे कॉन्टिन्यूअस है तो वो अपने ओपन सेट को उसकी बॉल पे लेके जाएगा। या आप सीधी तरह ये भी लिख सकते हो, और फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो कि ये कैसे आया कि मेरा एफ एन ओपन सेट यू को कैसे कैरी कर रहा है, तो आप बच्चे यहाँ पर ये भी एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट डी एफ एन एक्स कॉमा एफ ऑफ एक्स नॉट is less than epsilon for dx comma x naught, dx comma x naught less than delta, ठीक है। this implies dfnx comma fx naught less than epsilon for x belonging to the ball b x naught comma delta, right। this will imply dfnx comma fx naught less than epsilon for x belonging to u. This is your open set, this is your choice, ठीक है, where u is equal to b x naught delta is neighborhood of x naught, this is by choice of x naught, ठीक है।
यहाँ तक हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। तो ये इसको मैं दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 4, इसको मैं दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 4। तो देखो अब मेरे पास एफ ऑफ एक्स और एक्स नॉट के बीच में कौन कौन है, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स नॉट के बीच में कौन कौन है, एफ एन एक्स, ठीक है, एफ एन एक्स नॉट, एफ ऑफ एक्स नॉट एंड एफ एन एक्स। तो ये हम सब के सब बीच में डाल देंगे, ठीक है। कैसे डालेंगे, नाउ टू प्रूव डी एफ एक्स कॉमा एफ एक्स नॉट इज लेस देन एप्सिलॉन, तो वी यूज ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी, वी यूज ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी। डी एफ एक्स कॉमा एफ एक्स नॉट के बीच में बच्चे हम जो जो चीज़ें डाल सकते हैं हम सब डाल देंगे। सबसे पहले डी एफ एक्स का एफ एन एक्स के साथ रिलेशन, ये देखो डी एफ एक्स का एफ एन एक्स के साथ रिलेशन बच्चे हमने कहाँ बनाया है, इस इक्वेशन नंबर 2 से आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट, अब एफ एन एक्स का रिलेशन हमारा एफ एन एक्स नॉट के साथ, एफ एन एक्स का एफ एन एक्स नॉट के साथ, ये हो गया। उसके बाद हमारे पास एफ एन एक्स नॉट का और एफ एन एक्स नॉट का रिलेशन आ जाएगा। ये हमारे पास सारे रिलेशंस हमने इसमें क्या कर दिए, कंबाइन कर दिए, ठीक है। जितने भी बीच में आ रहे थे हमने सब डाल दिए और सब के सब लेस देन एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन। देखो एफ एक्स और एफ एन एक्स ये कौन सी इक्वेशन से आ गया बच्चे, इक्वेशन नंबर 2 से। उसके बाद हमारे पास है एफ एन एक्स और एफ एन एक्स नॉट, एफ एन एक्स एंड एफ एन एक्स नॉट, एफ एन एक्स एंड एफ एन एक्स नॉट इज इन, ये रहा बच्चे इक्वेशन नंबर 3। लास्ट इज एफ एन एक्स नॉट एंड एफ एक्स नॉट, दिस इज इन इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे पास सारे के सारे बच्चे रिजल्ट्स आ गए, ठीक है। इन सबको जब हम पुट कर देंगे तो देखो ये 3 एप्सिलॉन बनता है, तो 3 एप्सिलॉन के बजाय इसको एप्सिलॉन बनाना है तो इसको एप्सिलॉन बाई 3, एप्सिलॉन बाई 3, एप्सिलॉन बाई 3 कर दो और सब जगह इसको बाई 3 में चेंज कर दो। तो एप्सिलॉन इज ऑलवेज चोजन एट दी एंड, पर ये ध्यान रखना कि जितनी भी जगह लिखा है वहाँ पर एप्सिलॉन बाई 3 फिर उसके बाद ज़रूर कर देना, ठीक है। ओके, तो दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू यू, ठीक है, फ्रॉम 2, 3 एंड 4। ये हमारी तीनों इक्वेशन से हो गया। तो दिस विल इम्प्लाई डी एफ एक्स कॉमा एफ एक्स नॉट इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू यू। मतलब जो एफ ऑफ एक्स है वो एक बॉल को बिलोंग कर रहा है जिसका सेंटर एफ एक्स नॉट एंड रेडियस एप्सिलॉन फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू यू। तो दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू द बॉल बी डी वाई नॉट एप्सिलॉन फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू यू एंड बी डी वाई नॉट एप्सिलॉन बॉल जो है बच्चे वो तुम्हारी ऑलरेडी वी के अंदर पड़ी है, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू वी फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू यू, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू यू। So this will imply that f of u is a subset of v, f of u is a subset of v, which implies that f is a continuous function, hence proved. This proves your uniform limit theorem, ठीक है। तो this was all about your metric topology। इसके अलावा बच्चे छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं वो एक बार आप लोग खुद ट्राई करें, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपनी क्वेश्चन टोपोलॉजी को शुरू करेंगे और अगर इसमें मीट्रिक टोपोलॉजी में आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। टिल देन रिवाइज कर लीजिए। ओके, थैंक यू।